और उसमें एक बात निकल कर आई, अभी भी 45% लोग इस सर्वे के हिसाब से नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद के तौर पर, उम्मीदवार के तौर पर देखना चाहते हैं, लेकिन 26% लोग अरविंद केजरीवाल में भी प्रधानमंत्री पद की एक झलक देख सकते हैं। इसमें क्या आपत्ति है? तो जाहिर सी बात है, यानी कि आप देखिए, एक व्यक्ति 1 साल के भीतर 0 से अगर 26% पहुंचता है, मैं अगर इसे सिंपल गणित लेकर चलूं, तो ये एक संकेत तो है ही। मैं आपके सवाल का उत्तर देता हूं। पहली बात, ये मीडिया का असर है। वो मीडिया तंत्र की जितनी आलोचना करें, मुझे टीवी पर आते हुए आप लोग की कृपा से 10-12 साल हो गए, लेकिन जितना पिछले 2 साल में अरविंद केजरीवाल जी मीडिया में आए हैं, उतना आने के लिए मुझे कई जन्म लेना पड़ेगा। तो मीडिया की बात पहुंचती है, लोग देखते हैं। लेकिन आप कृपया करके दिल्ली के इस क्षणिक भाव से देश के मानस को न टटोलें। मैं फिर कह रहा हूं, देश नरेंद्र मोदी जी की ओर क्यों देखता है? 45% आपने बताया। जी बिल्कुल। उनकी ईमानदारी, उनका सुशासन, उनका गवर्नेंस रिकॉर्ड, और जो बोलते हैं तो गुजरात में वो दिखाई पड़ता है। यहां पर अरविंद केजरीवाल जी के लिए 15 दिन भी नहीं हुए हैं, और हिंदुस्तान में उनकी पार्टी को, मैं फिर कह रहा हूं ना, मैं गुवाहाटी में था ना, तो हमारे 3 करोड़ हैं, तो अजय जी की नजरों में कभी नहीं आते हैं। वहां 100 वकील ज्वाइन कर लिए तो बोल्ड हेडलाइन है, तो ठीक है, वो आपका अधिकार है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप जरूर चलाइए। लेकिन देश जब वोट देने का वक्त आएगा अजय जी, तो हिंदुस्तान ऐसे बड़े विविधता से भरे देश में वो प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, ऐसे फेनोमेना पहले प्रफुल्ल महंता के भी हुए थे। मैं कल ही गुवाहाटी में था, वीपी सिंह का हुआ था, तो उन्हें देखा क्या हुआ। राहुल गांधी को आजकल किस तरीके से आंक रही हैं? आप तो हमेशा मान के चलते हैं कि प्रधानमंत्री बहुत कमजोर हैं और राहुल गांधी परिपक्व नहीं है, लेकिन जिस तरीके से राहुल गांधी अब अपनी पार्टी को एक नई दिशा देना चाहते हैं, और इसमें साथ साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी भी सामने आ रही हैं, आपको लगता है कि कांग्रेस एक बढ़िया चुनौती आप लोगों के लिए पेश कर सकती है? राहुल गांधी के बारे में मेरी धारणा शुरू से रही है कि इस सरकार में नंबर 1 नेता हैं सोनिया जी, नंबर 2 हैं राहुल गांधी, नंबर 3 है मनमोहन सिंह। और उसका इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि उन्होंने एक बार नॉनसेंस कहा उस ऑर्डिनेंस को, अपराधियों के बारे में, और कैबिनेट ने अपने निर्णय को वापस ले लिया। देखिए, राहुल गांधी जी प्रचार करते रहे, यूपी में भी किया, बिहार में किया है, गुजरात में किया, अभी दिल्ली में किया, कि जहां उनकी कुर्सी पर लोगों को बिठाने के लिए शीला दीक्षित को हाथ जोड़ के आना पड़ा। राजस्थान में किया, एमपी में किया, छत्तीसगढ़ में किया। देखिए, राहुल गांधी पिछले 8-9 साल से, जब से वो एमपी हैं, मैंने अभी तक उनका कोई प्रामाणिक भाषण नहीं सुना है एमपी के रूप में। जी। सुनने की कोशिश कर रहा हूं मैं। राहुल गांधी के बारे में अभी तक उनके गवर्नेंस रिकॉर्ड, उनके पॉलिटिकल लीडरशिप के रिकॉर्ड को देश को देखना बाकी है। अब चुनाव होगा तो राहुल गांधी 2G पे खामोश रहते हैं, महंगाई पे कुछ नहीं बोलते, कॉमनवेल्थ पे कुछ नहीं बोलते, कोयला घोटाले पे खामोश रहते हैं, आदर्श पर बोलते हैं, और उनकी सरकार सारे नेताओं को बचा ले जाती है। तो देश की जनता ये सब देखती है कि राहुल गांधी की कथनी और करनी में अंतर है। मुझे लगता है कि देश उनको प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। मैं तो एक सवाल और करूंगा, वाड्रा जी के बारे में कभी कुछ बोले हैं क्या राहुल गांधी? नहीं, वही अगला सवाल मेरा यही था कि वाड्रा जी को लेकर जो आपने एक सवाल उठाया था अशोक गहलोत साहब से, तो क्या ये सवाल आप वसुंधरा जी के सामने रखेंगे कि भाई उनकी जांच कहां तक जाएगी? जानकारी के लिए हम लोग रख चुके हैं कई 4-5 सीनियर एमपी लोग जी। और जिस तरह से जमीन की खरीदगी हुई है, और जिस तरह से तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार और हुदा की सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा को सत्ता का दुरुपयोग कर मदद की है, और ईमानदार पदाधिकारी अशोक खेमकाचलों को तंग किया है, इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। जिस तरह का इन्वेस्टमेंट हुआ है, आज तक मैंने भी नहीं सोचा कि 3 साल में कुछ लाखों का पैसा एकाएक 200-300 करोड़ में बदल जाता है। ऐसा बिजनेस तो भारत के हर को करना चाहिए। तो ये सत्ता का भयंकर दुरुपयोग है जी। और जिस तरह से राजस्थान की सरकार ने रॉबर्ट वाड्रा के लिए मदद की है, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। लेकिन ऐसे ही कुछ बातें तो आपके कर्नाटक में भी निकल कर आ रही है। येदियुरप्पा के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप काफी बड़े पैमाने पर लगते ही रहे, लेकिन आपने उन्हें पार्टी में जगह दी, ऐसा क्यों? ये दोहरा मापदंड क्यों है आपका? इसमें कोई दोहरा नहीं है। मैं आपको स्पष्ट करना चाहता हूं, अगर आपने देखा होगा कि पार्टी की पार्लियामेंट्री बोर्ड के बाद येदियुरप्पा अपने पद से इस्तीफा दें, इसकी घोषणा मैंने ही की थी जी। येदियुरप्पा जनसंघ के समय से बीजेपी को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वो बड़े नेता है, फिर भी उनके खिलाफ आरोप लगे, लोकायुक्त का केस हुआ, हमने कहा आप इस्तीफा दीजिए। लेकिन आपने पैर बहुत खींचा उसमें, 1.25 साल से भी ज्यादा का वक्त लिया आप लोगों ने। जिस दिन एफआईआर हुआ, आप देखिए, अब 1 मिनट थोड़ा सा आप,
एक होता है कैंपेन, एक होता है जिस दिन एफआईआर हुआ उसके नेक्स्ट डे उनको कहा इस्तीफा दीजिए। आज वो एफआईआर क्वॉश हो गया है, आपकी जानकारी के लिए। जी बिल्कुल, आपने भी सुना होगा वो एफआईआर क्वॉश हो गया है, लेकिन आज वो ऑर्डिनरी मेंबर के रूप में आए हैं, बिना किसी शर्त पर आए हैं, और उनकी शर्त यही है कि हमें नरेंद्र मोदी जी को भारत का प्रधानमंत्री बनाना है। लेकिन एक टेंटेड आदमी को, और खास करके जिसकी वजह से आपकी सरकार पर काफी असर भी पड़ा, और कर्नाटक का चुनाव एक बुरे अगर देखा जाए तो आपने हारा भी उस वजह से। हम हारे इसलिए कि हमसे अलग भी थे। बिल्कुल, लेकिन एक बात समझिए, मैं फिर कह रहा हूं जी, आज की तारीख में हमने कार्रवाई किया, वो रिजाइन किए, अलग हुए, अपनी पार्टी बनाई, हम हार गए, तो जनता के सामने हमने उसका पॉलिटिकल कॉस्ट अजय बाबू दिया है। जब उन्होंने खुद कहा कि हम बिना शर्त आने को तैयार हैं, तो उनको लिया है बिना किसी पद के लिए। कांग्रेस भी तो यही करती है, उनके मंत्रियों पर, पवन बंसल पर और तमाम अन्य मंत्रियों पर जब दाग लगे तो उन्होंने उनको किनारे कर दिया। तो क्लीन चिट तो आपको कांग्रेस को भी दे देनी चाहिए। कमाल करते हैं आप। अभी आपने देखा आदर्श घोटाला में हम कहते हैं पीएम जवाब दे 2G में, और आप ये पूछते हैं। मैं 2G का मेंबर रहा हूं, जेपीसी का, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का। कितनी शर्मिंदगी से श्रीमान चाको साहब ने एक कांग्रेस के प्रवक्ता के रूप में, अधिक जेपीसी के चेयरमैन के रूप में जो बेईमान रिपोर्ट दी है कि हमारे डिसेंट को भी उन्होंने एडिट कर दिया। आप क्या बात कर रहे हैं? नहीं, लेकिन देखिए रवि जी, इसमें यही एक मसला आ जाता है। आज अगर आप पार्टी के नेता भारतीय जनता पार्टी पर और कांग्रेस पर आक्षेप करते हैं तो कांग्रेस के भ्रष्टाचार और तमाम बातों को सामने रखते हैं और येदियुरप्पा को भी सामने रखते हैं। आपके लिए क्या मजबूरी थी येदियुरप्पा को? नहीं, ये मैं फिर कहूंगा कि अगर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए येदियुरप्पा ऐसा बड़ा नेता बिना शर्त सहयोग देने की बात करता है, जिसने पार्टी, और हम उसको कोई पद नहीं दे रहे हैं, तो ये कहना उचित नहीं। और क्षमा करिए, जो आप बार बार आम आदमी की बात कर रहे हैं, तो मैं अपेक्षा करूंगा कि श्रीमान अरविंद केजरीवाल शीला दीक्षित के खिलाफ कार्रवाई करके दिखाएं, और जो भ्रष्टाचार की बैसाखी पर दिल्ली के मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनको बहुत सारे सवालों का जवाब देना है। नरेंद्र मोदी जी के लिए तैयारियां आप लोग पुरजोर तरीके से कर रहे हैं, लेकिन हाल फिलहाल देखा जाए तो चुनावों के बाद से जरा मोदी जी जनता के बीच में कम जा रहे हैं। क्या ये सोची समझी रणनीति है, या आप लोग आंकना चाह रहे हैं कि चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व हो, किस तरीके से चीजों को निर्धारित करता है ताकि उसके हिसाब से आप अपनी जवाब पहली बात है अजय बाबू, आप आम आदमी के महिमा मंडल से थोड़ा सा बाहर निकलिए। मैं देख रहा हूं जब से बात कर रहे हैं तो आप आम आदमी से बहुत प्रभावित हैं। मैं आपके उस प्रभाव का सम्मान करता हूं, लेकिन उसे व्यक्तिगत तौर पर प्रभावित नहीं हूं। खरी गांग मत बनाइए। रवि जी, मैं व्यक्तिगत तौर पर नहीं हूं, लेकिन हाँ, लोगों के दिमाग में, देखिए, एक पत्रकार के तौर पर यह हमें मानना पड़ेगा कि आज आम आदमी पार्टी की चर्चा हो रही है। मैं समझ गया, तो फिर इस इंटरव्यू को फिर आम आदमी पर ही कर दीजिए। मैं पूरी बात करने को तैयार हूं। तो हमारा कहना यह है कि मैं कहूंगा कि आप काफी प्रभावित लग रहे हैं। चलिए, देश की जनता अलग सोचेगी। चलिए, देखिए, हमारा खाली कहना यह है कि चुनाव तो रणनीति का पार्ट है। मोदी जी उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम सब जगह गए, और उनके प्रोग्राम गुवाहाटी के हैं, उनका प्रोग्राम बंगाल का है, उनका प्रोग्राम आपके बिहार में और जगह बनने की बात हो रही है। फिर चुनाव का अभियान चलेगा, यूपी में वो जाने वाले हैं 3-4 जगहों पर, तो वो उनका क्रम है। लेकिन ये भी सवाल आपका कुछ मुझे अजीब लगता है। मोदी जी भाषण दे रहे हैं तो आप कहेंगे मोदी जी अपने को ओवर एक्सपोज कर रहे हैं। ये भी हम देखते हैं मीडिया में। मोदी जी का कार्यक्रम अगर थोड़ा सा ब्रेक होता है स्ट्रैटेजी के लिए, बाकी के लिए, तो मोदी जी जा क्यों नहीं रहे हैं? तो चित भी पट, ये तो नहीं चलेगी ना हमारी बात। देखिए, एक बात मैं आपसे कहूंगा आज, और ये बात मैं बहुत गंभीरता से कहना चाहता हूं। मोदी जी के बारे में मीडिया और कुछ लोगों का जो एक धारणा है, उसके बारे में थोड़ा पुनर्विचार करिए। आपने अभी कहा कि 45% लोग उनको लोकप्रियता में सबसे अधिक मानते हैं। बिल्कुल। इतना सर्वे आप लोगों ने कराया, हर बार वो देश के टॉप मैन पीएम पोस्ट के लिए हैं। फिर भी कहीं ना कहीं मैं उनके खिलाफ एक पूर्वाग्रह देखता हूं। नहीं, किसमें देखते हैं? मुझे अपनी बात मीडिया में देखता हूं, कुछ लोगों में देखता हूं, और इसका प्रमाण है कि आज भी 2002 का हल्ला, जबकि एसआईटी ने उनको क्लीन चिट दिया, कोर्ट ने उनको क्लीन चिट दिया, और ये लोग मुजफ्फरनगर पर शांत रहते हैं, जहां लोग मर रहे हैं, बच्चे मर रहे हैं रिलीफ कैंप में। नहीं, हम नहीं शांत रहते। आप नहीं रहते, मैं आपकी जमात की बात कर रहा हूं, मैं झोले वालों की बात कर रहा हूं, मैं लिबरल थिंकर्स की बात कर रहा हूं, मैं दिल्ली में रहने वाले बुद्धिजीवियों की बात कर रहा हूं, मुंबई में, जो आज तक, क्षमा करिए, कुछ लोग मुजफ्फरनगर पर शांत रहते हैं। और ऐसे लोगों की हिपोक्रेसी एक्सपोज होनी चाहिए। जिस तरह से सेफई में डांस हुआ और बच्चे मर रहे थे और उनके मुंह से उफ नहीं निकली, अगर इसका एक तिनका भी गुजरात में हुआ होता तो लोग तूफान खड़ा कर देते। नहीं, ये सवाल हमने कई बार समाजवादी पार्टी के नेताओं के सामने रखा रवि जी, इसमें कोई शक नहीं है। हमने कई बार ये सवाल रखा कि क्या नरेंद्र मोदी के लिए अलग पैमाना और अखिलेश यादव के लिए। ये आपको मुलायम सिंह से नहीं पूछना है,